वेलकम टू द चैनल मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय एमबी। तो आज हम चैप्टर करेंगे एससीएमपी का बहुत ही आसान चैप्टर, दैट इज़ लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। और ये मैंने खुद बोर्ड नोट्स बनाए हुए हैं, तो आज हम इन्हीं से पढ़ने वाले हैं। तो मैं आज आपको इन्हीं से पढ़ाऊँगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो भी मैंने लिख रखी हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं, वो भी मैंने डाल रखे हैं। तो आप देखिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। काफ़ी प्रैक्टिकल चैप्टर होने वाला है आज का, तो हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है। लीन सिस्टम को मैंने LS लिखा है, वेस्ट को W, जस्ट इन टाइम को JIT एंड सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग को CM। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस की है, तो हम सबसे पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स को देखते हैं कि इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने डिस्कस किया है LS मतलब ये हमारा लीन सिस्टम का मतलब क्या होता है। लीन सिस्टम का मतलब होता है कि हम ऐसा क्या मेथड अपनाएं जिससे कि हमारा वेस्ट जो है वो मिनिमाइज हो सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो ये कहते हैं कि वेस्ट कम करना है और क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। तो आज आपसे ध्यान रख लेना कि लीन सिस्टम का मतलब कि अपने सिस्टम को थोड़ा सा लीनियर बनाना है और वेस्ट कम से कम रखना है और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी। ठीक है, तो ये LS का मतलब हो गया। वेस्ट मतलब क्या होता है। वेस्ट मतलब कि वो ऐसा प्रोसेस जो कि कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, दैट इज़ नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी इन अ प्रोसेस। ओके, तो JIT का मतलब होता है, JIT का सिंपल प्रोसेस होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडिया। ये JIT क्या है। JIT एक आइडिया है जो कि किसी पर्सन को आया कि यार हम ऐसे क्यों ना करके देखें। हम क्या करें कि हम मटेरियल सप्लाई से तभी मंगवाएं जब हमें ज़रूरत है। हम खामखा अपने वेयर हाउस में मटेरियल इतना सारा कैप्चर करके रखते हैं, वो स्टोरेज कॉस्ट हमें आती है, उसके लिए हमें सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ता है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि सप्लाई के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग बनाए कि हम जब हमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट हम तभी लेके आएँ। ऐसा हो सकता है ना। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो सके, थोड़ा सा और अच्छा हो सके, और उसमें जो अननेसेसरी वेस्टेज हैं वो सारी की सारी ड्राइव आउट हो सके, वो सारी की सारी एलिमिनेट हो सके। तो ये सारी वेस्टेजिस तो थी यहाँ पे ये सारी कि वेयर हाउस में हम स्टोरेज कर रहे थे, सिक्योरिटी रखना पड़ रहा था। तो ये सारी क्या है, वेस्टेज है। तो अगर हम इन्हें कम करना है, हमें इन सबको एलिमिनेट करना है, तो उस चीज़ के लिए किसी के दिमाग में आया होगा आइडिया कि हम JIT लगा के देखते हैं। तो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइडिया, क्यों, कंपनी के प्रोडक्शन प्रोसेस को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ओके, आगे चलते हैं। देन JIT प्रोडक्शन क्या होता है। JIT प्रोडक्शन होता है, अगर मैं आपको बताऊं तो दो तरीके के प्रोडक्शन होते हैं। तो JIT परचेज होता है, एक JIT प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो JIT परचेज में होता है कि मटेरियल तभी खरीदो जब आपको रिक्वायरमेंट है, जब आप प्रोडक्शन करने वाले हो तभी आप मटेरियल खरीदो। प्रोडक्शन होता है कि जब आपके पास सेल्स डिमांड आई है, वो भी एक्चुअल बेसिस पे, तभी आप अपने प्रोडक्ट को बनाओ, अदरवाइज मत बनाओ। तो एक होता है JIT परचेज, एक होता है JIT प्रोडक्शन। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो JIT प्रोडक्शन हमने समझ लिया कि इसका मतलब क्या होता है। JIT परचेज हमने समझ लिया है क्या होता है दोनों का मतलब। कनबर्न कार्ड का मतलब क्या होता है। कनबर्न कार्ड का मतलब होता है एक तरीके से विजुअल क्लू होता है। क्या होता है, विजुअल क्लू, कि वर्कर्स को क्या हो जाता है, विजुअल क्लू मिल जाता है कि अच्छा इतना परचेज चाहिए, इतना मटेरियल रिक्वायरमेंट चाहिए। तो अगर कोई पर्सन पढ़ा लिखा नहीं है तो उसके लिए कनबर्न कार्ड, वहाँ पे कनबर्न कार्ड का यूज़ होता है, क्योंकि एक तरीके से सामने वाले को विजुअली दिख जाता है कि इतना मटेरियल रिक्वायरमेंट है। और ये किस बेसिस पे काम करता है, ये पुल सिस्टम पे काम करता है। तो मैं अभी आपको ये दिखाती हूँ। तो
कन्वन सिस्टम का मतलब क्या होता है? विजुअल सिस्टम बेस्ड, विजुअल सिस्टम बेस्ड वर्कफ्लो मैनेजमेंट टेक्निक है ये। ओके, ये किस में काम करता है? पुल सिस्टम में काम करता है। एंड विजुअल क्लू टू वर्कर, मान लीजिए एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि और उस पर मटीरियल लिखा जाता है, मटीरियल की क्वांटिटी लिखी जाती है, तो उससे क्या होता है कि समझने वाले को पता चल जाता है कि इतनी मटीरियल की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड इट कैन ऑल्सो अप्लाई टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है कन्वन सिस्टम। तो याद रखिएगा, विजुअल सिस्टम है एंड वर्क इन पुल सिस्टम, विजुअल क्लू मिल जाता है वर्कर को, कैन ऑल्सो अप्लाई टू नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। ओके, देन इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसके बेनिफिट होते हैं कन्वन सिस्टम के कि एक तो यहाँ पे क्या होता है कि वेस्ट रिड्यूस होने लगता है। कैसे वेस्ट रिड्यूस होता है? सामने वाले को मटेरियल का पता चल गया, मटेरियल कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई गलत चीज़ नहीं आती है मटेरियल में। मतलब मांगा था ए मटेरियल, लिया है वो बी, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ये वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पे वर्कर पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, तो ये गलती हो सकती है। तो वेस्ट रिड्यूस हो गया अपना, और अगर वेस्ट रिड्यूस होता है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है। आप अगर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, इट मीन्स हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो अगर आप ये लिंक कीजिए कि अगर हमारा वेस्ट कम हो रहा है तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, और कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक है, और इससे हमारा टीम वर्क भी इम्प्रूव होने लगता है, क्योंकि मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया कि मटेरियल ए लाना था और लिया है बी, तो इससे क्या होता है कि आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम्हारी गलती थी, तो ये चीज़ होती नहीं है फिर। तो इससे आपस में टीम वर्क भी अच्छा होता है। लेस नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि अगर मटेरियल बी ही लगना था किसी प्रोडक्ट में तो वो प्रोडक्ट भी अब ख़राब नहीं होगा, प्रोडक्ट डिफेक्टिव नहीं होगा, प्रोडक्ट भी सही बन जाएगा। एंड अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और ये चेन चलती रहेगी। कस्टमर अगर सेटिस्फाई होगा तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। तो आप इस चीज़ को लिंक कीजिए, अगर हमारा कन्वन सिस्टम है, हमारा वेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मुझे मटेरियल ए चाहिए था और गलती से आ गया बी, पर अब कन्वन लगा लिया, तो ये चीज़ें नहीं होंगी, तो वेस्ट नहीं होगा तो कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। और प्रॉफिट जब ये कन्वन सिस्टम लगाने से टीम वर्क इम्प्रूव हो रहा है, डिफेक्टिव प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, और हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन इससे ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है जब हम उनको डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देते हैं। तो आई होप कन्वन आपको क्लियर है। ठीक है, अब हम सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं। ये क्या होता है? सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत बढ़िया टॉपिक है अपने आप में, तो इसको भी मैं अपने नोट्स से पढ़ाती हूँ आपको। हाँ जी, तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक सेल बना दिया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम नहीं होता है, एक सेल बना देते हैं, उसमें मशीन लगा लेते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और सामने वाला बंदा यहाँ खड़ा हो जाता है तो उसकी नज़र यहाँ भी जाती है, यहाँ भी चली जाती है और यहाँ भी चली जाती है। तो एक तरीके से हमने एक सेल बना दिया। ठीक है, सेल बना देते हैं हम। ये नहीं है कि हम बहुत मतलब सेल से भी बड़ी बड़ी मशीनें हमने अपनी फैक्ट्रियों में लगा रखी हैं। ये हमारी पूरी की पूरी फैक्ट्री है और ये हमने मशीनें लगा रखी हैं इतनी बड़ी बड़ी। तो इससे क्या हो जाता है कि इन मशीनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मान लीजिए ये एक मशीन है, ये बी और ये सी। इस मशीन में अगर ख़राबी आ गई, इस मशीन में कोई डिफ़ॉल्ट हो गया, तो जो रॉ मटेरियल इसमें घुसा था वो आगे यहाँ पे भेज ही नहीं पाएंगे, और यहाँ से अगर हमने भेज भी दिया तो वो डिफेक्टिव होगा, तो काम सारा का सारा यहीं पे रुक जाएगा। तो हमारा प्रोडक्शन डिले हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ख़राब भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। और हम मान लीजिए हमारे कस्टमर हैं, हमारा एक कस्टमर है, कहता है कि मुझे प्रोडक्ट की जो साइज़ चाहिए मुझे इतनी चाहिए, बी कहता है मुझे तो प्रोडक्ट की साइज़ इतनी चाहिए, पर जो हमने मशीनें लगा रखी हैं उनका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो बी वाला ही है। तो ए वाले की जो डिमांड है उसको कैसे पूरी करेंगे? तो बहुत सारी दिक्कतें थी। जो हमारा ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम था, मतलब ट्रेडिशनल वो आज भी है, ये तो कहने हैं कि आप ये चीज़ अपना सकते हो, पर सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग को अपनाने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है।
तो इसलिए अधिकतर मतलब कि मोस्टली इस चीज़ को अभी इतना अप्लाई नहीं किया गया है, बट हाँ ये है बहुत अच्छा। तो इसके बेनिफिट्स आप पढ़ के देखो, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। एक तो कस्टमाइजेशन कर पाओगे आप प्रोडक्ट्स की ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर डिमांड। कैसे? मान लीजिए हमने ये सेल बना रखे हैं, इन सेल में अपनी अपनी मशीनें लगाई हुई हैं, तो एक कस्टमर कहता है कि मुझे तो ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट हम इस सेल से पूरी कर देंगे। इन सेल को तो हमें चेंज नहीं करना पड़ा, मतलब हमने कस्टमाइजेशन का भी ध्यान रख लिया। दूसरी चीज़ इजी मेंटेनेंस। अब क्या है, छोटी छोटी मशीनें हर सेल में, तो उनको मेंटेनेंस करना काफ़ी आसान हो गया है। बिल्कुल, अगर ब्रेक डाउन हो जाता है मान लीजिए एक सेल में, तो वो दूसरे सेल को तो इफेक्ट नहीं करेगा। मान लीजिए इस सेल में ब्रेक डाउन हो गया, तो वो इस सेल को तो इफेक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, बेटर यूज़ होता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। अब क्या हो गया, हमने सेल बना दिए, तो मान लीजिए हमारे पास 50 ही लोग थे और 50 हमने सेल बना दिए, तो हर बंदे को हमने सेल एलोकेट कर दिया। तो ये नहीं कि कोई बंदा खाली बैठा है, ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा कि बेटर यूज़ होगा ह्यूमन रिसोर्सेज का, बेटर स्केड्यूलिंग हो पाएगी, मतलब हर चीज़ को हम टाइम शेड्यूल कर पाएंगे, हर चीज़ टाइम से हो पाएंगी। और वेस्ट क्या होगा, लिटिल होगा। ऑफकोर्स बिल्कुल वेस्ट लिटिल ही होगा, क्योंकि मान लीजिए एक सेल में अगर खराबी आ जाती है, तो ये तो नहीं है कि 49 सेल्स में भी खराबी आ गई, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हमारा वेस्ट भी कम हो जाएगा। एंड इट ऑफकोर्स एलिमिनेट ट्रांसपोर्टेशन, हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी कम होगा। कैसे? पहले हमने ये मशीनें बना रखी थी, तो इनके बीच में काफ़ी हमने बीच में इनको जोड़ने के लिए चीज़ें लगा रखी थी। तो पहले यहाँ से चीज़ें बन गई, तो यहाँ पे गई, फिर यहाँ से गई। अब क्या हुआ, चलो ये तो चीज़ों के लिए हमने एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा दिया, पर जो हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका तो काफ़ी मूवमेंट होता था। अब ऐसा होगा नहीं, वे अपने सेल में काम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एलिमिनेट ट्रांसपोर्टेशन, खामा का टाइम बच जाएगा। बिल्कुल। रिड्यूस टाइम ऑफ डिले। अब मैंने वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि अगर एक सेल में एक मशीन में खराबी आ जाती है, तो उससे काम रुक गया, तो काम हो नहीं पाया। अब अगर एक सेल में खराबी आई, तो दूसरों के काम तो नहीं रुकेंगे, तो टाइम जो है हमारा रिड्यूस होगा ही होगा। तो कितने फ़ायदे हमने पढ़े, बहुत सारे फ़ायदे हमने पढ़े, आपको याद भी हो गए होंगे। कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, मेंटेनेंस ईजी हो गया, एक सेल में खराबी है तो दूसरे को इफेक्ट नहीं होगा। बेटर यूज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, बेटर शेड्यूलिंग, वेस्ट लिटिल हो जाएगा, एलिमिनेट ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूस टाइम ऑफ डिले। आई थिंक क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के डिज़ाइन होते हैं मशीन सेल्स के, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक होता है सिंगल मशीन सेल, जहाँ पे क्या होता है कि एक मशीन रखी रहती है और उसके साथ कुछ सपोर्टिंग टूल्स होते हैं उसी के लिए, मतलब मशीन मान लो ख़राब हो गई तो सपोर्टिंग टूल्स होते हैं। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल मशीन सेल्स, ओके, विथ सपोर्टिंग टूल। देन ग्रुप मशीन, यहाँ पे क्या होता है कि मोर देन वन मशीन होती है और यहाँ पे ह्यूमन ऑपरेटर रख दिया जाता है। तो जो मटेरियल हैंडलिंग वाला काम है वो परफॉर्म करते हैं। मान लो ये एक सेल है, इसमें हमने 3 मशीनें रख दी, तो इसमें जो मटेरियल यहाँ से जाता है, इस दोबारा बनाती हूँ मैं, मान लीजिए ये पूरा सेल है, इसमें 3 मशीनें हैं, इस मशीन से इस मशीन में गया मटेरियल, फिर इससे गया, तो जो यहाँ से यहाँ पे ये जा रहा है, तो जो यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो रहा है, ये कौन कर रहा है, ये ह्यूमन ऑपरेटर कर रहा है। तो इसे कहते हैं कि जो मटेरियल हैंडलिंग वाला काम कौन कर रहा है, ये ह्यूमन ऑपरेटर कर रहा है। आई थिंक क्लियर है आपको, ओके। फिर बात करते हैं ग्रुप मशीन प्लस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम सच एज कन्वेयर, मतलब ये हमारा पूरा का पूरा सेल और ये हमारा मशीन, 3 मशीनें लगा रखी हैं, आपस में जो मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है उसके लिए हमने कन्वेयर लगा रखा है। मतलब वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो आपने देखा होगा, एयरपोर्ट पे देखा होगा, कंपनीज़ में होता ही है। तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह कन्वेयर की हेल्प से ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप कहोगे कि दूसरे तीसरे में क्या फ़र्क है, दूसरे तीसरे में ये फ़र्क है कि वहाँ पे तो ये ऑपरेटर परफॉर्म कर रहा था मटेरियल हैंडलिंग, और यहाँ पे ये हमने एक सिस्टम लगा रखा है। अच्छा, दूसरे तीसरे में फ़ायदा क्या होगा, दूसरे तीसरे में ये फ़ायदा होगा कि कॉस्ट, देखो सेकंड पॉइंट में हम कन्वेयर की बच रही है, ठीक है, थर्ड पॉइंट में किसी की कॉस्ट बच रही है, बताओ, ह्यूमन रिसोर्स की बच रही है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को अगर ये मशीन सेल है तो इसमें ये कन्वेयर का काम तो कर नहीं रहा है, तो ये 3, मान लीजिए एक ह्यूमन सेल को
एक ह्यूमन मतलब एक बंदे को 3 सेल एलोकेट कर दी कि तुम्हें 3 काम करने हैं, बस तुम्हें सुपरवाइज ही तो करना है, हमने थोड़ी ना तुम्हें कुछ काम करने के लिए दिया। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पे फ़ायदा कि एक बंदे को 3 सेल एलोकेट कर दिए जाते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। ऐसे ही चौथे में होता है, देखो ऐसी 4th पॉइंट में यहाँ पे तो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड होता है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फुल्ली ऑटोमेटिक, मतलब हर चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक होती है, हर चीज़, बस बटन दबाया काम शुरू। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए 10 सेल हैं, तो 10 सेल के लिए एक बंदे को एलोकेट कर दिया कि आपको इन सारे सेल्स की सुपरविज़न करना है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के सेल डिज़ाइन, एक होता है सिंगल मशीन सेल, ग्रुप मशीन प्लस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो ऑटोमेटिक होता है। ओके, अब बात करते हैं बैक फ्लशिंग की, जो कि एक डेटा एंट्री की बात करता है। तो ये काफ़ी सिंपल हो जाती है। ये कहता है रिक्वायर नो डेटा एंट्री अंटिल अ फिनिश प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। तो ये भी हेल्प करता है JIT में, इतना काम का पॉइंट नहीं, आगे चलते हैं। काइजन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको मैं इस पूरे चैप्टर के बारे में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा लीन सिस्टम है, हमने ऊपर पढ़ा कि वेस्ट मिनिमाइज़ करना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना, तो वो 6 चीज़ों से हो सकता है। एक तो JIT, एक काइजन कोस्टिंग है, 5S है, TPM है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग अभी हमने पढ़ा, JIT का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया, काइजन कोस्टिंग अब मैं पढ़ाऊँगी, 5S है एंड TPM है, 6 सिग्मा है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, ठीक है। तो काइजन बहुत आसान है। काइजन कहते हैं कि स्मॉल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, आपको रोज़ाना थोड़े थोड़े चेंजेस करना है, चाहे छोटे छोटे चेंजेस करो, पर उन्हें कंसिस्टेंट बेसिस पे करो एंड कंटिन्यूअल एग्जामिनेशन होना चाहिए। काइजन मतलब आपने स्टैंडर्ड्स जो बनाए, ये नहीं कि आज बना दी अब बना रहे हो आप 1 साल बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपके स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए, उनका जो टाइम पीरियड है, ये नहीं, उनका टाइम पीरियड आपको सेट करना होगा कि मैं 1 महीने बाद इनको अपडेट करूँगा। और जो आप स्टैंडर्ड्स बना रहे हो उसमें आपको अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए एंड स्टैंडर्ड्स आर अपडेटेड फ्रीक्वेंटली। ओके, तो काइजन में एक चीज़ याद रख लो कि स्मॉल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे आप कोई चेंजेस नहीं ला रहे हो बड़े बड़े, बस अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को और अच्छा बनाने के लिए नए नए चेंजेस कर रहे हो। तो काइजन का एक मतलब ये मैं समझ लिया। फिर हम बात करते हैं 5S, दैट इज़ 5S। S बोले तो यहाँ पे है 5S, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ओके, तो मैं अभी यहीं पे आपको क्लियर कर देती हूँ। 5S बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस इतना सही है। तो सॉर्ट मतलब क्या होता है? सॉर्ट मतलब होता है अपनी चीज़ों को वेस्ट, जो आपकी फालतू की चीज़ें उन्हें हटाओ, एलिमिनेट करो, जिससे कि जो आपकी काम की चीज़ें हैं वो आपको दिख सके, जिससे कि जो आपकी चीज़ें हैं काम की, आप उन्हें आइडेंटिफाइड कर सको फॉर यूज़, ठीक है। देन फिर है सेट इन ऑर्डर, जो आपकी अब काम की चीज़ें हैं उन्हें अरेंज करो अच्छे से, इस तरीके से अरेंज करो कि जब भी आपको कोई चीज़ यूज़ करनी है आपको वो तुरंत दिख जाए। शाइन मतलब होता है एक हैबिट अपनी क्लीनिंग की, ठीक है। स्टैंडर्डाइज मतलब आपका हर प्रोसेस एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब जो भी कर रहे हो उसमें एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड बोले तो ये नहीं कि स्टैंडर्ड मतलब एक तरीके से करो, एक पूरा अच्छे प्रोसेस होना चाहिए, एक चेन होनी चाहिए काम को करने की। सस्टेन, जो आपने ये तरीके अपनाए हैं इनको सस्टेन करके रखो, बस। तो ये 5S बहुत छोटा सा टॉपिक है। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सॉर्ट मतलब अपनी फालतू की चीज़ों को एलिमिनेट करो। सेट इन ऑर्डर, जो आपकी काम की चीज़ें उन्हें अरेंज करो। शाइन मतलब अपनी क्लीनिंग, अपने काम को, अपने जो डेस्क है आपको उसको क्लीन करना चाहिए रोज़ 15 से 20 मिनट। स्टैंडर्डाइज मतलब आपको बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। और सस्टेन मतलब आपको अपने स्टैंडर्ड्स जो आपने ये अप्लाई किया है उसको मेंटेन करना, उसे सस्टेन करना है। तो ये हो गया अपना। फिर बात करते हैं, ये भी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, ये भी आपको मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा रही हूँ। इंपॉर्टेंट टर्म्स के थोड़े थोड़े मैंने आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रही हूँ 20 मिनट, पर आपको 20 मिनट में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। अच्छा ही है, तो आपको थोड़ा सिंपल भी लगने लगा होगा। बहुत आसान टॉपिक है ये, देखो। फिर बात करेंगे TPM के बारे में। TPM क्या होता है कि अपनी वर्किंग, अपने जो मशीन है उनको टॉप
वर्किंग कंडीशन में रखना, उन्हें ख़राब ना होने देना, उनको एकदम टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना, उनको ख़राब ना होने देना किसी चीज़ को, इक्विपमेंट को, जिससे कि उसमें कोई फॉल्ट ना आए, जिससे कि उसमें कोई फॉल्ट ना आए। ठीक है, तो ये TBM का मतलब होता है। ओके, तो अभी हम आगे चलते हैं। फिर एक 6 सिग्मा पढ़ेंगे हम, ये भी क्वालिटी इंप्रूवमेंट टेक्निक है, डिफेक्ट्स को ख़त्म करने की और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पाने की एक बहुत प्रैक्टिकल टॉपिक है, इसको भी कवर करेंगे। BPR बोले तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ये मतलब ये क्या होता है, री थिंकिंग करना अपने बारे में, रीडिज़ाइन करना अपने बिजनेस को टू अचीव ड्रामेटिकल इंप्रूवमेंट इन क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस सच एज टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी एक्सेट्रा। मतलब अपने बिजनेस को दोबारा से डेवलप करने के बारे में सोचना, उसमें ड्रामेटिक चेंजेस करना, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट लाना इन क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर्स ऑफ परफॉर्मेंस सच एज टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। एक हम प्रोसेस इनोवेशन, जो कि मैं अभी पढ़ा देती हूँ। प्रोसेस इनोवेशन क्या होता है, इज़ मोर रेडिकल देन BPR। यहाँ पे क्या होता है कि हम इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं न्यू एंड सिग्निफिकेंटली प्रोडक्शन और डिलीवरी मेथड, न्यू प्रोडक्शन मेथड, न्यू डिलीवरी मेथड्स। तो यहाँ पे ये नहीं कि हम पूरे बिजनेस को चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे चेंजेस हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको ये मैंने थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई, कुछ और चीज़ें बताई। तो अब हम जो हमारी चीज़ें रह गई हैं उनको कवर करते हैं हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने देखा था कि LS मतलब लीन सिस्टम। ये जो लीन सिस्टम है मतलब वेस्ट कम करना है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना। तो इसके लिए 6 टॉपिक्स हमारे पास, JIT, KC, 5S, TPM, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, 6 सिग्मा। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग मैंने आपको पढ़ाया, 5S मैंने आपको पढ़ा दिया, तो हमारे 2 टॉपिक हो गई है। ठीक है, चलो अब JIT के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, पर और कुछ भी हमें पढ़ना है तो हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि जो ये हमारे टॉपिक्स हैं, ये जो 6 टॉपिक्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके के प्रिंसिपल्स हैं, मतलब उनका काम क्या है। ये कहते हैं कि हमें क्वालिटी इंश्योर करनी है, हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, हमें अपने प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है और वेस्ट मिनिमाइज़ करना है। तो हमने जब शुरुआत में चैप्टर में पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि वेस्ट तो एक तो मिनिमाइज़ करना है, ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना। तो 2 चीज़ें तो यहीं पूरी हो रही है, वेस्ट मिनिमाइजेशन एंड परफेक्ट फर्स्ट टाइम क्वालिटी। दूसरी चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की भी ये बात करेंगे 6 टॉपिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं JIT, पहले प्रोसेस, JIT के प्रोसेस की। देखो JIT का प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस नहीं है, ये एक तरीके से हमें सिखा रहा है कि अगर आपको JIT अप्लाई करना है अपने पूरे कंपनी में तो आपको क्या करना चाहिए, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है या इसके परक्यूस्टिक क्या है, वो हमें यहाँ पे JIT सिखाएगा। तो मैं अगर आपको समझाऊँ यहाँ से, देखो तो देखो सबसे पहले अगर ये एक सप्लायर है, ठीक है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा सबसे पहले कि एक तो ये मेरे जहाँ पे मैं मैन्युफैक्चर करती हूँ, जहाँ पे मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहीं पे आसपास ये सप्लाई लोकेटेड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि मुझे अपनी वर्कफोर्स की एफिशिएंसी को भी देखना होगा कि मेरा वर्कफोर्स इतना एफिशिएंट है या नहीं है कि वो काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा कम समय में। तीसरा, मुझे एक डिटेल्ड प्लान बनाना होगा और इंटीग्रेटेड प्लान बनाना होगा। इंटीग्रेटेड मतलब हर चीज़ को देखना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम आ रही होगी नहीं आ रही होगी, मशीनें मेरी सही होंगी नहीं होंगी, वर्कर्स मेरे सारे होंगे नहीं होंगे, तो ये सारी चीज़ें। चौथी चीज़ है कि सप्लायर के ऊपर इतना भरोसा कर रही हूँ मैं, तो वो कैसे कर रही हूँ, मुझे अब उसकी क्वालिटी के ऊपर इतना भरोसा कैसे हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ, अपनी क्वालिटी जो इंजीनियरिंग स्टाफ है मेरा वहाँ पे मैं भेज सकती हूँ और वहाँ पे कह सकती हूँ कि आप जाओ और चेक करो कि वो क्वालिटी इंश्योर कर रहा है या नहीं कर रहा है। 5th पॉइंट है, मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं सप्लायर को कहूँ कि आप जो भी सब सामान भेज रहे हो मेरे पास मत भेजो, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है डायरेक्ट वहीं भेजो, जिससे टाइम कम से कम हो।
सिक्स्थ में क्या कर सकती हूँ कि सप्लायर को भी तो विलिंग होना चाहिए कि मुझे लोड साइज जो है मेरा वो क्योंकि कम होगा, बार बार मैं उससे मटेरियल मंगवाऊंगी, तो वो भी तो विलिंग होना चाहिए कि मुझे वो सामान दे दे बार बार। ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है मतलब जीआईटी क्या हो रहा है कि हमें जब ज़रूरत है हम तभी सामान मंगवा रहे हैं। ठीक है, तो जब ये ज़रूरत पड़ रही है तब सामान मंगवा रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी का काम होगा, तो हमें ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया और ऊपर भी मैंने यही लिख रखा है, तो वही मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जीआईटी का एम क्या है। जीआईटी का एम क्या है, तो जीआईटी का एम है सीधा साधा सा, क्या चाहता है ये चाहता है कि एक तो कस्टमर की डिमांड टाइम पे मीट हो जाए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना के दूँ और लो कॉस्ट पे बन जाए, प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे बन जाए। ठीक है, तो इसके फीचर्स क्या हैं वो एक बार देख लेते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। कैसे, क्योंकि पहले मैं वेयर हाउस में सामान रखती थी, अब वो बंद हो जाएगा, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस। हमारी जो अगर लेबर खाली बैठी रहती थी, क्यों, क्योंकि मान लीजिए सप्लायर से मटेरियल नहीं आया है तो खाली बैठी है लेबर, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते थे। बट अब क्या हो गया कि बस जैसे ही ऑर्डर आया बस तुरंत ऐसे काम शुरू होता होगा। आप खुद सोच के देखो कि 2 दिन में प्रोडक्ट चाहिए तो उसमें आपको सप्लायर से मटेरियल मंगवाना भी है, प्रोडक्शन भी करना है, तो कितना जल्दी जल्दी काम होता होगा। तो जो आपके लेबर आइडियल बैठे रहते थे वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका होगा। आपके जो लेबर हैं वो भी मल्टीटास्किंग हो चुके होंगे। जीआईटी के आने से जो डिफेक्ट्स हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एश्योरेंस की जाती है क्वालिटी की, और जो मैन्युफैक्चरर है वो पूरा ध्यान रखता है कि जो सप्लायर से मटेरियल आए वो सही आए, तो उसके लिए वो काफ़ी चीज़ें अपनाता है, जो कि हमने ऊपर देखा था कि हम ये रिक्वायरमेंट्स हैं और ये परक्यूस्टिक। अगर आप जीआईटी अपना रहे हो तो आपको इन चीज़ों को देखना होगा, जो अभी हमने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें देखी। ठीक है, फिर कंपनी को फास्टली रिस्पॉन्ड करना होगा कस्टमर की डिमांड को, और एक इसमें कस्टमर से रिगार्डिंग एक फ़ायदा और हो सकता है, क्योंकि आप एस्टिमेटेड डिमांड के बेसिस पे नहीं, आप एक्चुअल डिमांड के बेसिस पे सप्लाई करते हैं, और आपको उस टाइम कस्टमर की डिमांड पता होती है, एक्चुअली पता होती है, तो आप उनके हिसाब से प्रोडक्ट बना सकते हैं, मतलब आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं उसमें। अगर आप पहले जैसे एस्टिमेटेड डिमांड पे करते थे तो आपको पता तो होता नहीं था कि कस्टमर को क्या चाहिए, तो कस्टमाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं था। पर जीआईटी आने से आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। ओके, एंड जो पहले क्योंकि आपने जीआईटी कभी लगाया नहीं था, तो मटेरियल रिसीव टाइम पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, मान लो आ रहे हैं 10 दिन में, 15 दिन में, तो वो सब चीज़ें कम हो चुकी हैं काफ़ी। तो ये इसके फीचर्स हैं, और आप इसको एडवांटेज भी कह सकते हैं, ये इसके एडवांटेज भी हैं। ओके, तो इसकी एडवांटेजेस भी हो गए। तो हमारा जीआईटी का काफ़ी पोर्शन ख़त्म हो गया है, आगे चलते हैं। काइजन के प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे कहता है कि कोई भी लिमिट नहीं है इम्प्रूव करने की अपने आप में, और आपको इसको कंटिन्यूसली अप्लाई करना है काइजन कोस्टिंग को। ठीक है, काइजन कोस्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। काइजन कोस्टिंग क्या कहता है कि हमें कंटिन्यूस एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट करना है ना। काइजन हमें यही तो कहता है। तो काइजन में हम क्या कर रहे हैं, स्मॉल एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो हमारा अगर हम कंटिन्यू इम्प्रूव करेंगे तो हमारा वेस्ट कम होगा, तो हमारा जो कॉस्ट रिडक्शन है वो भी होगा, और जब कॉस्ट रिडक्शन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ेगी। ओके, हमारे प्रॉफिट बढ़ेंगे, और हमारा टीम वर्क यहाँ पे इम्प्रूव अच्छा होता है, क्योंकि काइजन में क्या होता है कि हम सब आपस में इम्प्रूव करने की तरफ ध्यान देते हैं। तो हम एक दूसरे की अगर कुछ कमियां हैं तो वो भी हम देखते हैं, उनको सुधारते हैं। तो इम्प्रूव टीम वर्क, लेस नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन।
कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप देखो फ्लिपकार्ट से जो आपने सामान मंगवाया बिल्कुल वैसे ही सामान आया जो आपने सोचा था, तो आप खुद सोच के देखो ना आपका सेटिस्फेक्शन कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। आप रिव्यू भी अच्छे करते हो, कमेंट भी करते हो। तो अगर कस्टमर के पास डिफेक्टिव प्रोडक्ट ना जाके जो उसने प्रोडक्ट मांगा वो उसे मिल जाए, क्वालिटी जैसी आप लिख रहे हो वैसी दे दो, तो कस्टमर सेटिस्फाई है। कस्टमर सेटिस्फाई तो अगली बार जो उसे प्रोडक्ट लेना हो वो आपसे ही तो लेगा, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी अपना आप बढ़ जाएगी। अगर हमारा कस्टमर दूसरे के पास चला जाएगा तो हमारी प्रॉफिट कहाँ से बढ़ेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं कि अगर कभी भी कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट मत दो। अगर कस्टमर का एक बार आपने खो दिया तो वो कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, वो दूसरे के पास चला जाएगा। तो काइजन के ये फ़ायदे हैं, एक तो वेस्ट रिड्यूस, प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है, इंप्रूव टीम वर्क, लेस नंबर ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब बात करते हैं कि काइजन को अपनाने के लिए आपको कुछ चेंजेस भी करने होंगे। वो कैसे चेंजेस हैं? कॉस्ट कंट्रोल नहीं, कॉस्ट रिडक्शन करना हो। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? टेम्पररी वर्क है। कॉस्ट रिडक्शन इज अ परमानेंट। कॉस्ट कंट्रोल नहीं करना है हमें, कॉस्ट रिड्यूस करना है। अब ये नहीं कि आप क्वालिटी बेकार कर लो ना, काइजन की बात ही क्या कर रहे हैं, हमें इम्प्रूव करना है अपने आप को। तो अगर आप क्वालिटी गिरा लोगे तो कहाँ से इम्प्रूव कर रहे हो? कभी भी ये नहीं कहते कि आप क्वालिटी गिरा के अच्छा अपनी प्रॉफिट्स बढ़ाओ ना बाबा ना। कस्टमर तभी खुश होगा जब उसे क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, ठीक है ना। तो कॉस्ट कंट्रोल से आपको कॉस्ट रिडक्शन पे जाना है। दूसरी चीज़, अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी पीरियोडिसिटी आपको कम करनी होगी। थर्ड थिंग, आपको अपने वर्कर्स को इन्वॉल्व करना होगा वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों? करवाने वाले तो आप उनसे ही हो काम, तो अगर आप उनसे पूछ के आप अपने वो स्टैंडर्ड सेट करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। अगर आप उन्हें कह दो 10 दिन में आपको बनाने हैं 10,000 यूनिट्स, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। उनसे पूछ तो लो भाई तुम बना पाओगे या नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको आगे कस्टमर को भी प्रॉमिस करना है कि हाँ हम आपको इतने दिन में डिलीवर कर देंगे। तो ऐसे कैसे? आपको वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना होगा वाइल सेटिंग स्टैंडर्ड्स। आई होप क्लियर है। तो ये था हमारा काइजन। 5S हमने पढ़ ही लिया, काइजन हमने पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया? JIT प्रोसेस पढ़ लिया, ठीक है। हमने kanban पढ़ लिया। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? kanban पढ़ लिया हमने, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग पढ़ लिया, काइजन कोस्टिंग पढ़ लिया, JIT पढ़ लिया, और 6 सिग्मा पढ़ लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं। देखो TPM मैंने बताया था आपको, TPM मैंने आपको यहाँ पे बताया था। TPM होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस। टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस ये क्या होता है कि हमें अपने जो इक्विपमेंट है उन्हें टॉप वर्किंग कंडीशन में रखना है, जिससे कि वे कभी फॉल्ट ना आए, मतलब उनमें कभी फॉल्ट ना आए, वे हमेशा अच्छे से चलते रहें। अगर इक्विपमेंट ख़राब हो गया तो काम कैसे बढ़ेगा? तो TPM उसके लिए आया है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन किस चीज़ से होता है? इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट टॉप वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। तो ये क्या बात करता है कि जो ये सिस्टम है किसी का प्रोडक्शन एंड क्वालिटी, उसको आपस में इम्प्रूव एंड मेंटेन करने की बात करता है। और अगर आपको बताऊं TQM एंड TPM में एक रिलेशन होता है। देयर इज समथिंग रिलेशन बिटवीन TQM TPM। TPM एक जरिया है, एक रास्ता है TQM को पाने का। कैसे? ऐसे कि अगर हम TPM फॉलो करते हैं, मतलब हमारी जो इक्विपमेंट है वो एकदम गुड कंडीशन में है, तो कभी भी उसमें डिफेक्ट्स नहीं आएंगे, और वे डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अगर डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे तो मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी है। तो अगर क्वालिटी है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, TQM माने मतलब क्वालिटी लानी है हर चीज़ में। तो क्वालिटी है तो TQM अचीव कर लिया ना, ठीक है, ओके। तो ये हमारा एक तरीका है समझने का। अगर हम हर चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, याद नहीं होगी, पर आप पूरे इस चैप्टर को प्रैक्टिकली समझ लो, आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी, ठीक है। तो बात करते हैं TPM के 8 पिलर के बारे में, ठीक है। आप इनके फीचर्स भी कह सकते हैं, ये TPM के फीचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहला है, 8 नहीं है, कहने को 9 है पर लिखते 8 है। कैसे?
वो ऐसे क्योंकि जो 5S है वो इसका फाउंडेशन है, जो हमने ऊपर 5S यहाँ पे ये पढ़े ही हैं, सोर्ड, सेटिन, ऑर्डर, शाइन, सनराइज, सस्टेन, ये इसके क्या है, फाउंडेशन है। मतलब यहाँ से तो ये स्टार्ट होता है। टीपीएम मतलब टीपीएम 5S से स्टार्ट होता है। कहते हैं इक्विपमेंट जो आपके काम के उन्हें रखो, सेटिन ऑर्डर ढंग से लगाओ, शाइन मतलब उन्हें क्लीन करके रखो, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। ठीक है, तो अब इसके 8 पिलर्स के बारे में बात करते हैं जो इसके फीचर्स भी बन सकते हैं। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब होता है कि ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जहाँ पे जो आपके ऑपरेटर हैं, जो आपके मशीनें चलाते हैं, आप उन्हें थोड़ा बहुत खुद सिखा दो कि मशीनें ऐसे चलाई जाती हैं, मतलब थोड़ा बहुत काम उनसे भी उन्हें सिखा दो। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे मोटे काम है उसके लिए बाहर वाले को बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो टाइम बच जाता है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का, कि छोटे मोटे काम खुद कर ले, लुब्रिकेट करना या नट बोल्ट टाइट करना। ठीक है, देन प्लान मेंटेनेंस होता है कि जहाँ पे आप फुल प्लान करके रखते हो कि इस दिन आप इक्विपमेंट को मेंटेन करवाने वाले हो। ये उसके लिए होता है कि मान लीजिए कोई इक्विपमेंट है बहुत ज़रूरी है, तो हम प्लान मेंटेनेंस करवाते हैं जिससे वो कभी ख़राब ना आए। ठीक है, इक्विपमेंट की मेंटेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए और उसकी रिलायबिलिटी को बरकरार रखने के लिए हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाते हैं। फिर एक आता है क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेनेंस मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, कि हमें क्वालिटी बना के रखनी है। क्वालिटी मतलब वही अपना जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्वालिटी बरकरार रखनी है जब हम प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा एग्जांपल है कि रूट कोज एनालिसिस करना, कस्टमर डेटा एनालिसिस करना। रूट कोज एनालिसिस क्यों? क्योंकि अगर पता चल जाए डिफेक्ट किसके कारण है तो हम दूर कर सकते हैं ना। तो रूट कोज एनालिसिस करना, जिससे कारण हम उसी को पता लगा पाएँ कि किसके कारण प्रॉब्लम आती है, उसको इसको ख़त्म कर पाएँ और क्वालिटी इंश्योर कर पाएँ। आई होप क्लियर है। देन ये जो टीपीएम टेक्निक्स हैं आपको अपने ऑफिस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई करनी चाहिए। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे भी आपको ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए, जिससे वहाँ की भी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ठीक है, एक होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग कैसे दोगे? अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देना, सारे डिपार्टमेंट्स के वर्कर को ट्रेनिंग देना, जिससे थोड़ी चीज़ें उन्हें भी पता चले। ठीक है, देन अर्ली मैनेजमेंट। अर्ली मैनेजमेंट का मतलब होता है कि फोकस ऑन शॉर्टर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मतलब जो मान लीजिए पहले एक प्रोडक्ट है 10 मिनट लगाता है, तो टीपीएम का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने इक्विपमेंट को टॉप वर्किंग कंडीशन में रखो, इस चीज़ को भी इंश्योर करो कि जो काम आप आज करो उसको थोड़ा इम्प्रूव और कैसे किया जा सके। मतलब 10 मिनट लग रहे हैं तो आप देखो कहीं स्कोप ऐसा है क्या कि 9 मिनट लगे, 8 मिनट लगे। बट अगर क्वालिटी ख़राब होती है इस चीज़ से तो मत करो। पर क्वालिटी में इफेक्ट नहीं आता है तो आपको करना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए। अर्ली मैनेजमेंट, फोकस ऑन शॉर्टर देन टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर बात करते हैं सेफ्टी क्लीनिंग, कि आपको अपनी जो वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ठीक है, सेफ्टी मतलब जीरो एक्सीडेंट हो, ये नहीं है कि आप अपने वर्कर्स की सेफ्टी का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उनकी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, फोकस इम्प्रूवमेंट मतलब आपको फोकस रहना है और जो इम्प्रूवमेंट्स करते आ रहे हैं आपको इन्हें कंटिन्यूस बेसिस पे करना है, आपको इन्हें कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहना है। इसमें एग्जांपल है वाई एनालिसिस, और सेफ्टी क्लीन में सेफ्टी स्लोगन, और ट्रेनिंग में अप्लाई टीपीएम इन ऑफिस, उसमें एनालिस ऑफिस एनवायरनमेंट, क्वालिटी में रूट कोज एनालिसिस, प्लान में प्लान मेंटेनेंस, ऑटोनोमस में नट बोल्ट्स होना टाइट कर दिया। तो ये क्या है, टीपीएम के 8 पिलर, उसके फीचर्स भी हैं जो हमने कवर कर लिए हैं। ओके, फिर आपको मैं एक बात बताऊँ, कनेक्शन क्या है टीपीएम एंड टीक्यूएम है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखो टीक्यूएम वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि टीक्यूएम में भी टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों चाहते हैं ना। तो वो यहाँ पे टीपीएम भी क्या चाहता है, एक तो टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन और अपने वर्कर्स का इन्वॉल्वमेंट। तो दोनों क्या चाहते हैं, बोथ प्रोसेस मेक कंपनी मोर प्रोडक्टिव। दोनों ही प्रोसेस लाने से कंपनी बहुत प्रोडक्टिव बन जाती है। दूसरी चीज़ नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स, नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स, ट्रेनिंग चाहिए एम्प्लॉयज़ को
और दोनों के रिजल्ट्स लंबे समय में दिखते हैं, ये नहीं कि आज दिख गए, थोड़ा टाइम लगता है भाई, टीपीएम में भी, डीक्यूएम में भी। एंड ऑफ कोर्स कमिटमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा बताऊं तो दोनों में टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दोनों की प्रायोरिटी है, और इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर्स चाहिए, और दोनों ही प्रोसेस कंपनी को बहुत प्रोडक्टिव बना देते हैं। तो ये चार चीज़ें आपस में काफ़ी लिंक करती है, ठीक है। तो एक चीज़ और आती है कि टीपीएम में मेंटेनेंस कितने तरीके के होते हैं। टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस की बात करते हैं तो 5 तरीके के मेंटेनेंस होते हैं। पहले है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वो होता है कि जब मतलब मशीन ख़राब हो जाए तो आप मेंटेनेंस करवा रहे हो। नो मेंटेनेंस अनटिल इक्विपमेंट फेल। और ये काम कब आता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्यों करवाएगा कोई, उस टाइम करवाएगा जो जिस इक्विपमेंट के लिए ब्रेकडाउन मेंटेनेंस काम आता है। मतलब वो इक्विपमेंट इतनी काम की नहीं, इतनी यूज़ नहीं होती, तो उसके लिए कहते हैं कि जब ये ख़राब होगी तभी ठीक करवा लेंगे, तो उसे बोलते हैं ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस उसके लिए, इसका अपोजिट, मतलब जो इक्विपमेंट है बहुत काम आती है उसके कहते हैं इसे ख़राब ही नहीं होने देना है, तो इसे अर्ली मेंटेनेंस करवाने, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवाने, यूज्ड फॉर रेगुलर यूज मशीन। ओके, देन करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव मतलब यहाँ पे कुछ मेंटेनेंस नहीं करवाते हैं, बस रिकन्फिगर करवा लेते हैं कि मान लीजिए मशीन है यहाँ रखिए, कि यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहाँ पे रख के ज़्यादा अच्छे काम हो सकते हैं। तो ये रिकन्फिगर होता है, थोड़ा सा देखना, स्ट्रक्चरिंग करना, मतलब पता लगाना कि और अच्छे बेस्ट वे में इस मशीन को कैसे यूज़ किया जा सकता है। दैट इज़ करेक्टिव मेंटेनेंस। देन मेंटेनेंस प्रिवेंशन, ये क्या होता है भाई, मतलब ये कहता है कि बाय मशीन्स डेट आर मोर रिलायबल। मेंटेनेंस प्रिवेंशन मतलब कि हमें वो मशीन ज़्यादा बाय करनी चाहिए या वो मशीन बाय करनी चाहिए जो ज़्यादा रिलायबल है। मतलब ये तो वो फ़ोन की तरह बात हो गई कि जो ज़्यादा रिलायबल है, जिसकी ज़्यादा बैटरी अच्छी है, वो बाय करो। अरे भैया और भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। फिर एक है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, वही माइनर मेंटेनेंस जो कि ऑपरेटर खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 तरीके के मेंटेनेंस होंगे यहाँ पे हमारे, प्रिवेंटिव, ब्रेकडाउन, करेक्टिव, मेंटेनेंस प्रिवेंशन एंड ऑटोनोमस। ओके, देन हम एक बात और करते हैं कि टीपीएम क्या है। एक तरीका है टीक्यूएम के गोल्स को पाने का। कैसे, टीपीएम में क्या होता है कि हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट अच्छा होगा तो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना के देगा, और डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना के देगा मतलब क्वालिटी है प्रोडक्ट में, क्वालिटी है प्रोडक्ट में, मतलब टीक्यूएम इंश्योर हो गया। तो इस स्टेप पे टीपीएम में हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं किसकी, इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट अच्छा होगा तो डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाएगा, डिफेक्ट फ्री है मतलब क्वालिटी है प्रोडक्ट में, और क्वालिटी है तो मतलब टीक्यूएम हमारा अचीव हो चुका है। ओके, तो बात करते हैं 6 सिग्मा की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी वी हैड कवर्ड। नाउ 6 सिग्मा के बारे में बात करते हैं। 6 सिग्मा में हम 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो DMAIC, एक DMADV, ठीक है। DMAIC एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए काम आता है और DMADV न्यू प्रोसेस के लिए काम आता है, ठीक है। DMAIC के फुल फॉर्म डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल, एंड DMADV की डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिज़ाइन, वेरीफाई। बहुत आसान है, फटाफट बता दूंगी, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। तो देखो 6 सिग्मा अगर मैं आपको बताऊं, 6 सिग्मा का जो ये टॉपिक है हमारा, एक तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। डिफेक्ट को बिल्कुल ख़त्म करने की बात कहता है अगर 10 मिलियन प्रोडक्ट बनाऊंगा ना तो उसमें से सिर्फ 3.4 प्रोडक्ट ही डिफेक्टिव आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस स्टेज को बोलते हैं 6 सिग्मा। इस स्टेज को बोलते हैं 6 सिग्मा, ठीक है। तो ये इतने लेवल तक क्वालिटी लाना चाहता है और बहुत प्रैक्टिकल तरीके बात करता है कि हमें ऐसे करना चाहिए। जो इसका DMADV प्रोसेस है वो तो बहुत प्रैक्टिकल है, कहता है कि ये प्रॉब्लम आज हमें मिल गई, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है। और जो इसका दूसरा प्रोसेस है कौन सा प्रोसेस है, DMAIC है, ये गलती से दूसरा लिखा गया मेरे से।
आईसी है ये, और एक है डीएमए डीवी। तो ये जो आईसी वाला है ये तो बहुत ही कमाल का है कि जो अब हमें गलती मिल गई इसे ठीक करना है। और यहाँ पे न्यू प्रोसेस है, मतलब कि नई चीज़ हम लाना चाहते हैं, कस्टमर की डिमांड देखेंगे उस हिसाब से चीज़ें नहीं लाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो हमारा ये वाला है, डीएमए आईसी वाला। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि डीएमए आईसी में हम जो प्रोसेस है उसके ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और डीएमए डीवी पे हम कस्टमर की डिमांड पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मतलब यहाँ पे हम जो डी मतलब डिफाइन मतलब कि आप अपना डिफाइन करो। ये डीएमए डीवी वाला कॉन्सेप्ट है, ये डीएमए आईसी वाला कॉन्सेप्ट है, ये डीएमए डीवी वाला। यहाँ पे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट जानते हैं, प्रोजेक्ट गोल्स जानते हैं, और जो अभी करंट प्रॉब्लम चल रही है वो जानते हैं। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो बस कस्टमर की रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट गोल्स वो डिफाइन कर दिए। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, तो मैं आपको ऊपर समझाती हूँ। सबसे पहले सिक्स सिग्मा के बारे में इन्होंने थोड़ा सा ज्ञान दिया कि एक तो प्रोएक्टिव है, परफेक्शन लाना चाहता है, ये डिफेक्ट रिड्यूस करना चाहता है, 3.4 डिफेक्ट्स ही आने चाहिए पर मिलियन। ओके, ठीक है। अब बात करते हैं डीएमए आईसी। बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, देखना ध्यान से समझना, प्रोसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है डीएमए आईसी। देखो यहाँ पे आप डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या है, गोल्स क्या हैं आपके प्रोजेक्ट के, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। मान लीजिए कुछ भी सामान ले लीजिए अपने दिमाग में, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, गोल क्या है आपके, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अपनी करंट परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए, अपने करंट परफॉर्मेंस को मेजर कीजिए। ठीक है, कैसे करोगे, जो आपकी करंट प्रोसेस है उसको मेज़र कीजिए, उससे पता चलेगा कि आपकी करंट परफॉर्मेंस क्या आ रही है। सेकंड चीज़। थर्ड है कि आप अपने जो करंट परफॉर्मेंस है, जो करंट प्रोसेस है, उसको एनालाइज कीजिए, जिससे कि आपको रूट कोज पता चल सके प्रॉब्लम की। जो आपका करंट प्रोसेस है उसको एनालाइज कीजिए, जिससे आपको रूट कोज पता चल सके प्रॉब्लम की। देन इम्प्रूव कीजिए, कैसे, बाय एलिमिनेटिंग द रूट कोज, बाय एलिमिनेटिंग द रूट प्रॉब्लम। ओके, कंट्रोल कैसे कर सकते हो, जो आपने इम्प्रूव्ड प्रोसेस अपनाया है उसको मेंटेन करो, उसको कंटिन्यू इम्प्रूव करते रहो, उसको कंट्रोल लगाते रहो। तो बहुत सिंपल हो गया, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। डिफाइन मतलब अपने प्रॉब्लम बताओ, गोल्स क्या है आपके, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। मेजर, आप जो करंट प्रोसेस उसको मेजर करो, और मतलब उसको मेजर करके पता लगाओ करंट परफॉर्मेंस क्या है। फिर एनालाइज करो करंट प्रोसेस को, जिससे कि आप रूट कोज तक जा सको। इम्प्रूव कैसे करोगे, रूट कोज को ख़त्म करके। कंट्रोल करो, जो आपने नया प्रोसेस अपनाया है। डीएमए डीवी कहता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो आई नहीं है, तो बस गोल्स बताने होते हैं, डिफाइन प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर की रिक्वायरमेंट। ठीक है, मैंने बताया था कि डीएमए आईसी पे प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देना, डीएमए डीवी कस्टमर के डिमांड पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो डिफाइन करो प्रोजेक्ट गोल्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट। मेजर करो कि कस्टमर की क्या डिमांड है, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर की स्पेसिफिकेशन क्या है। एनालाइज करो कि आपके पास ऐसे क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन से ऑप्शन हैं जिनसे आप कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकते हो, जो आपने स्टेप 2 में मेजर की थी। चौथा पॉइंट है कि फोर्थ पॉइंट है कि आपको अपना प्रोसेस डिटेल करना है, डिज़ाइन करना है, जिससे कि आप कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकते हो। फिफ्थ है वेरीफाई करना है कि जो आपने प्रोसेस चूज़ किया अपनी कस्टमर डिमांड को पूरा करने का, तो वो आपको उतने रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, वेदर इट इज़ मीट द कस्टमर डिमांड और नॉट। तो मैंने बताया था यहाँ पे आपको मेन प्रोसेस पे ध्यान देना है, यहाँ पे मेन आपको कस्टमर डिमांड पे ध्यान देना है। ठीक है, इतना याद रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो दोबारा बोल देती हूँ, डीएमए डीवी डिफाइन करो, गोल्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, मेजर करो कस्टमर की डिमांड्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, एनालाइज करो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कस्टमर डिमांड को पूरी कर सकता है, डिज़ाइन करो वो प्रोसेस जिससे आप कस्टमर डिमांड को पूरा कर सकते हो, एंड वेरीफाई करो वेदर वो प्रोसेस जो है कस्टमर डिमांड मीट कर पा रहा है या नहीं। ओके माय डियर फ्रेंड्स, समझ आया आपको? तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, डेट इज़ बीपीआर एंड प्रोसेस इनोवेशन। यही रह गया है, प्रोसेस इनोवेशन पढ़ा देती हूँ पहले। इज़ मोर रेडिकल देन बीपीआर, मतलब ये थोड़ा बीपीआर से अलग है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करें, न्यू एंड सिग्निफिकेंटली प्रोडक्ट, मतलब नया प्रोडक्शन ला रहे हैं, नया डिलीवरी मेथड चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बीपीआर में तो हम अपने एग्जिस्टिंग प्रोसेस को पूरा का पूरा चेंज कर रहे हैं,
उसमें तो हम रेडिकल रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं बीपीआर में। प्रोसेस इनोवेशन में हम क्या करें, न्यू चीज़ें ला रहे हैं, न्यू बिज प्रोडक्शन एंड डिलीवरी मेथड। ओके, इतना सा है पॉइंट, ठीक है। बात करते हैं बीपीआर की। बीपीआर में क्या है, इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे याद नहीं है। देखो मेरे साथ याद करो, बीपीआर मतलब एक फंडामेंटल रीथिंक कर रहे हो अपने बिजनेस के बारे में, सोच रहे हो बैठ के कि अच्छा क्या है, क्या कर सकता हूँ मैं, रीथिंकिंग। रेडिकल रीडिज़ाइनिंग मतलब कहते हैं ना, रेडिकल बहुत बड़ा रीडिज़ाइनिंग। रेडिकल रीडिज़ाइन मतलब 10-20% नहीं, 60 या 80% तक रीडिज़ाइन करना अपने बिजनेस प्रोसेस को। क्यों कर रहे हैं, टू अचीव ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट। किस चीज़ में, इन क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। भाई मेजर परफॉर्मेंस किस चीज़ से मेजर की जाती है, कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, आप कितनी जल्दी अपने प्रोडक्ट डिलीवर कर पाते हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो इन सब में तो इम्प्रूवमेंट लानी है, किस में, इन कंटेम्प्रेरी क्रिटिकल मेजर ऑफ परफॉर्मेंस। तो याद हुई है नहीं हुई। बीपीआर क्या है, रीथिंक करो अपने बिजनेस के बारे में, रेडिकल रीडिज़ाइन करो बिजनेस प्रोसेस टू अचीव ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी मेजर ऑफ परफॉर्मेंस सच एज टाइम, कॉस्ट, क्वालिटी। ओके, नाउ अब यहाँ पे आते हैं बीपीआर के कंपोनेंट। बीपीआर के कंपोनेंट ये क्या कहता है, ये कहता है कि पहले तो आप सोचो, रीथिंक करो अपने बिजनेस के बारे में, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा है। वाई डू वी इन अ वे, डू वी मतलब कहता है कि हम ये काम कर क्यों रहे हैं, और अगर हम ये कर रहे हैं तो हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो रीथिंकिंग करना अपने बिजनेस के बारे में, एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में आप बैठ के सोच रहे हो, क्यों कर रहा हूँ मैं ये काम, और किस जो इस तरीके से मैं ये काम कर रहा हूँ उसी तरीके से क्यों कर रहा हूँ, दूसरे तरीके से क्यों नहीं कर रहा हूँ। दैन रेडिकल रीडिज़ाइन मतलब आप अपना क्या करना चाहते हो, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो, आप 60-70% अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, ठीक है। फिर कहता है ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट लाना मतलब 60-70%। रेडिकल रीडिज़ाइन मतलब फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, न्यू प्रोसेस लेना चाहते हो, हर चीज़ नई लगाना चाहते हो, एंड टू एंड प्रोसेस। ये नहीं कि एक प्रोसेस में ला दिया, काफ़ी सारे प्रोसेसेस में आपको ये काम करना है। तो बीपीआर के कंपोनेंट रीथिंकिंग करना, रीडिज़ाइन करना, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स। ये नहीं कि आप 10-20% नहीं जी, यहाँ पे आपको 60 से 80% तक इम्प्रूवमेंट लाना होगा, और एक सिंगल प्रोसेस में नहीं, हर प्रोसेस में लाना होगा, तभी तो काम होगा, ठीक है। फिर आते हैं स्टेजेस ऑफ बीपीआर। स्टेजेस ऑफ बीपीआर में क्या है, स्टेजेस ऑफ बीपीआर में है कि सबसे पहले आप प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन करोगे। प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन मतलब हर टास्क को, मान लीजिए एक टास्क है, कुछ भी टास्क ले लीजिए, एक प्रोडक्ट को बनाने का एक टास्क है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने का जो भी काम होता है, जितने भी प्रोसेस होते हैं, मतलब उस टास्क को ही आप ब्रोकन कर दीजिए इनटू अ सीरीज ऑफ प्रोसेस। क्या होता है, रॉ मटेरियल सप्लायर के यहाँ से आता है, कैसे होता है, रॉ मटेरियल सप्लायर के यहाँ से आया, प्रोडक्शन हुआ, पैकिंग हुई, उससे पहले क्वालिटी चेक हुआ, फिर पैकिंग हुई, फिर डिलीवर हो गया। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। आपने इस पूरे टास्क को प्रोसेस में ब्रोक डाउन कर दिया। आपको प्रोसेस रेशनलाइजेशन करना है। मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि देखो कौन सा प्रोसेस नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी है, उसको रिमूव करो, उसमें खर्चा मत करो जो आपको कोई वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा है। तो आपको वो प्रोसेस को हटाना होगा जो प्रोसेस वैल्यू ऐड नहीं करते, उसको रिमूव करो। प्रोसेस रीडिज़ाइन करो, रिमेनिंग प्रोसेस को इस तरीके से रीडिज़ाइन करो कि जिससे कि आपको प्रॉफिट अच्छे खासे हों, आपकी इम्प्रूवमेंट हो। एंड प्रोसेस रीअसेंबली मतलब जो बचे हुए प्रोसेस हैं उन्हें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में री इंजीनियर करो। क्या करो, री इंजीनियर। तो 4 प्रोसेस है। एक टास्क को आपने पूरे प्रोसेस में डिवाइड कर दिया, देन उन प्रोसेस में से छाटा कौन सा प्रोसेस नॉन वैल्यू एडिड है, उसको हटाया, देन जो बचे हुए प्रोसेस हैं उन्हें रीडिज़ाइन किया, और जो प्रोसेस रीडिज़ाइन किए उन्हें इस तरीके से रीडिज़ाइन करो, री इंजीनियर करो इन अ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो ये अपना बीपीआर का कॉन्सेप्ट है। कुछ और है वो बता। देखो इम्पैक्ट क्या आ सकता है बीपीआर का। बीपीआर में क्या कर रहे हो आप, रेडिकल रीडिज़ाइनिंग कर रहे हो, तो क्या क्या हो सकता है, वर्कर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। भाई वर्कर्स ऐसे होते हैं, चेंजेस नहीं लाओ, बस जैसा है वैसे चलने दो, चाहे बेकार है, उनका क्या है, उन्हें सैलरी मिलनी है, प्रॉफिट एंड लॉस तो किसका, बिजनेस का हो रहा है ना, तो वो जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं चेंज। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों को आप अनएम्प्लॉयड भी कर दे। तो मान लीजिए आपको किसी से, मतलब आपको पता चल गया ये जो लोग हैं ये
कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते, मतलब बस बैठ जाते हैं, आइडियली बैठे रहते हैं और कुछ भी वैल्यू ऐड नहीं करते, तो आपने क्या कर दिया, निकाल दिया, तो अभी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ये भी होता है। प्लस जो अब रिमेनिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपनी जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, यार ये हमें कल को ये हमें ना निकाल दें, तो ये भी हो सकता है। तो मैनी बिकम अनएम्प्लॉयड, कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं चेंज। और जो कंटिन्यू वर्कर्स हैं वो नॉट श्योर अबाउट देयर जॉब्स, ठीक है। तो ये वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। सप्लायर के ऊपर क्या आ सकता है, आप क्या कर रहे हो, आप रेडिकल रिडिज़ाइन कर रहे हो, आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट चेंज करना चाहते हो अपने बिजनेस को, तो आप थोड़े से अलग तरीके भी चूज़ करोगे। मान लीजिए ये सप्लायर है यहाँ पे इंडिया में है, इससे सामान मुझे 40 रुपीज़ में मिलता है, अगर मैं बाहर से मंगवाऊँ सामान तो मुझे 20 रुपये का पड़ जाता है, पर वो बहुत दूर है सप्लायर, मान लीजिए 2000 किलोमीटर है। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम इन चीज़ों पे चले जाते हैं, हम सस्ते में भी चले जाते हैं। जब हम अपने प्रोसेस को पूरा का पूरा चेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि कहाँ से हमें सस्ती चीज़ पड़ सकती है, तो वहाँ पे भी ऑप्ट करना चालू हो जाते हैं, चाहे वो दूर है पास है, वो एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है नहीं। मान लीजिए वो सप्लायर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको लेबर बना के काम करता है, तो ये अनएथिकल बिहेवियर है। और अगर कल को चल के पता चला ये सप्लायर तो अनएथिकल बिहेवियर फॉलो करता है, तो आपके ऊपर भी गलत इमेज आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि आप सस्ते के चक्कर में गलत इंसान से सामान ना मंगवाओ। वर्कर्स के ऊपर इम्पैक्ट होता है, सप्लायर के ऊपर, ठीक है। तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस से आपके ऊपर भी गलत इमेज आ सकती है, प्रेशर ऑन इमेज। देन इन्वायरमेंट, आप इन्वायरमेंट को हानि भी पहुंचा सकते हो। मान लीजिए आप प्रॉपर रिसाइकलिंग ना करो अपने वेस्ट की, क्योंकि उस ऊपर तो खर्चा होता है, मशीनें लगानी पड़ती हैं। आप सोलर पैनल ना लगाओ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्या पता आप लगाओ, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो एनवायरनमेंट, सप्लायर एंड वर्कर, इन 3 चीज़ों के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट होता है बीपीआर का, पॉल्यूशन एंड अदर इफेक्ट ड्यू टू न्यू प्रोसेस, ठीक है। तो भाई साहब बीपीआर के 3 इम्पैक्ट देख लिए, किसके ऊपर, वर्कर्स के ऊपर, सप्लाई, एनवायरनमेंट, ठीक है। जो भी केस स्टडी आएगी आप वहाँ से बना के भी लिख सकते हो। बात करते हैं बीपीआर के बेनिफिट्स के बारे में। तो मैंने देखो कैसे लिंक करके समझाया हुआ है। देखो कोई भी बंदा बीपीआर क्यों करेगा भाई, उसे एरर रिड्यूस करना है। एरर क्या करना है, रिड्यूस करना है। एरर मतलब जो गलतियाँ उसने की वो गलतियाँ अब इसे दोहरानी नहीं है, इसे पूरे प्रोसेस को चेंज करना है जिससे कि ये नए तरीके से काम शुरू कर सके और अपना प्रॉफिट कमा सके। तो शुरुआत ही एरर रिडक्शन से होती है। एरर रिडक्शन, अब अगर एरर रिडक्शन होगा तो आपकी कॉस्ट लोअर होगी, आप अपने प्राइस को भी लोअर सेट कर पाओगे। हाँ बिल्कुल। अब अगर कॉस्ट रिड्यूस हो रही है तो आप प्रॉफिट अपना इंक्रीज़ कर सकते हो। हाँ ठीक है। प्रॉफिट और कैसे तरीके से इंक्रीज़ होता है कि अगर आप कस्टमर को एरर फ्री प्रोडक्ट देने लगो तो कस्टमर खुद हैप्पी रहेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड, तो कस्टमर हमारे से खरीदेगा अगली बार से, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी वहाँ से भी बढ़ सकती है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी 2 जगह से बढ़ सकती है, एक तो कॉस्ट कम करके भी, एक कस्टमर सेटिस्फाई होने से भी। चलो कस्टमर सेटिस्फाई हो गया। अब कस्टमर जब सेटिस्फाई हो गए तो हमारे पास प्रॉफिट आने लगे तो हमने अपने स्टाफ को अच्छी फैसिलिटीज़ देना शुरुआत कर दिया, बेटर फैसिलिटीज़ हमने देनी शुरुआत कर दी अपने स्टाफ को। ये स्टाफ के लिए मोटिवेशन का काम करेगा, मोटिवेशन होगा तो उनकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, और अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो वे परफॉर्मेंस टारगेट मीट करने लगेंगे। भाई आप लिंक देखो ना, एरर रिड्यूस हो तो हमारी कॉस्ट कमाने लगे, हमारे प्रॉफिट बढ़ने लगे। अब अगर हमारी कॉस्ट कमा रही है और यहाँ हम एरर फ्री रिडक्शन प्रोडक्ट कस्टमर को दे रहे हैं तो कस्टमर खुश, तो कस्टमर हमारे से खरीदेगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तब भी बढ़ जाएगी। अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो रही है तो हम स्टाफ को अच्छी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। स्टाफ को अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे तो उनके लिए मोटिवेशन का काम करेगा, उनका मोटिवेशन अच्छा रहेगा तो वे एफिशिएंसी के साथ काम कर पाएंगे और हमारे जो परफॉर्मेंस टारगेट है उन्हें मीट कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली काम सारा बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो बीपीआर के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, ठीक है। तो हमने ये भी कवर कर लिया। तो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए एंड इन अ लेस देन 1 आवर, और अच्छे से कवर किया, बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चंस आएंगे या फिर दूसरा नया चैप्टर आएगा, देखते हैं। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करो। अगर आपने इसको अच्छे से सुना है वीडियो को तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है स्टडी मटेरियल को। बस एक बार आप रीड करोगे आपका काम ख़त्म। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, इस वीडियो में आपने रिवीजन
के तौर पे देखा तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो गए होंगे। वैसे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक एक टॉपिक को। तो ऑफकोर्स आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मन की मुस्कान मोटिवेशन बाय MB। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी तो आप कमेंट भी कर सकते हैं एंड कुछ भी मतलब कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।